आपकी पढ़ाई को 100% बूस्ट करने के लिए आ गई हूँ मैं, आपकी दोस्त मुदिता, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता IAS वॉरियर्स पर। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 32 राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था केंद्रीय मंत्री परिषद, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, क्योंकि उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राज्य की कार्यपालिका, सबसे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका क्या होती है। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया और राज्य के लिए उसी प्रकार परिकल्पना की गई थी जिस प्रकार केंद्र के लिए। केंद्र में होती है संघ की कार्यपालिका, इसी प्रकार पैरेलल में राज्य में होती है राज्य की कार्यपालिका, जो सभी राज्यों में होती है। तो राज्य की कार्यपालिका में हमारे होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता जिन्हें आप एडवोकेट ऑफ जनरल कहते हैं, और राज्य के मंत्री परिषद, जिसमें संवैधानिक प्रमुख अगर कहा जाए तो कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल। यानी राज्य में जितने भी कार्य किए जाएंगे संवैधानिक, वो राज्यपाल के नाम पर ही किए जाएंगे। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वास्तविक प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री। इस तरीके से समझ सकते हैं कि कागजी तौर पर मुख्य होते हैं राज्यपाल, जबकि वास्तविक जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कैसे कार्य करते हैं, मुख्यमंत्री को कार्य करने के लिए होती है मंत्री परिषद, और यही मंत्री परिषद सलाह देती है, और यही मंत्री परिषद के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्यपाल को सलाह देते हैं और पूरे राज्य का कार्यभार संभालते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी मंत्री परिषद के बारे में। राज्य की मंत्री परिषद, जिस प्रकार केंद्र में मंत्री परिषद थी उसी प्रकार राज्य की मंत्री परिषद है, उसी प्रकार इनकी शक्तियां हैं, पावर है। तो सारी चीज़ें हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और संविधान में कहाँ इसके बारे में बताया गया है वो भी जानेंगे। संवैधानिक प्रावधान, यानी भारतीय संविधान में कहाँ पर बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका होगी या मंत्री परिषद होगी। तो हमारा 2 अनुच्छेद हैं हमारे पास जो हमें ये बताते हैं कि राज्य में मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री होगी। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हैं कि केंद्र में क्या था, 74 और 75, 74 और 75 था जो मंत्री परिषद से संबंधित था। यहाँ पे 163 और 164 है। तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि मंत्री परिषद के बारे में संविधान में बताया गया है, तो एक ट्रिक है आपको याद करने की। जब भी पूछा जाए, अगर उसका आर्टिकल आपको याद है तो आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ संविधान में इस चीज़ का मेंशन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 163 यानी 163 क्या कहता है। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। ठीक है, जो राज्यपाल हैं उनको सलाह देने के लिए और उनके कार्यों को आगे करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये हमें बताता है 163। और 164 बोलता है मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ एवं वेतन और भत्तों से संबंधित जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो हमें देता है अनुच्छेद 164। तो दोनों ही आर्टिकल बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए गए हैं, आगे मैं इसे डिटेल में बताने वाली हूँ आपको, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखें। ये जस्ट इसका इंट्रो है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी अगर कोई होता है तो वो कौन होता है, मंत्री परिषद होती है, और जिसके मुखिया कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, केंद्र में हमारे पास होते थे प्रधानमंत्री और राज्य में कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मंत्री परिषद है वो एक टीम है मंत्रियों की, यही पूरा कार्यभार संभालती हैं, और ये किसके अकॉर्डिंग चलती हैं, इनको लीड करने के लिए होते हैं CM चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का भी वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आसानी से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इसके अलावा कुछ और भी उपबंध इसमें दिए गए हैं, उसे समझते हैं। जिन बातों में संविधान द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करें को छोड़कर
राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि संविधान में कुछ चीज़ों के लिए राज्यपाल को विवेकानुसार शक्ति दी गई है कि राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करेंगे। तो संविधान में ये कहा गया है कि ऐसे मामलों को छोड़कर बाकी सभी कामों के लिए जो राज्यपाल कार्य करेंगे वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। और उच्चतम न्यायालय ने ये तक कहा कि जो राज्यपाल हैं वो कोई भी निर्णय लेंगे तो वो उनका व्यक्तिगत नहीं होगा, वो जो भी लेंगे मंत्री परिषद की सलाह पर लेंगे, इसलिए जो निर्णय आएगा वो मंत्री परिषद का निर्णय होगा। और कई बार ये होता है कि अगर विघटित हो गई तो भी मंत्री परिषद नहीं होती, क्योंकि जब कार्यकाल दूसरा संभालता है तब तक के लिए वो अपने पद पर होते हैं। इसलिए हमेशा राज्यपाल को चाहिए कि वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करें, ऐसा बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान द्वारा प्रदत्त राज्यपाल का विवेकानुसार अंतिम जो उनका निश्चय होगा अंतिम होगा। एक दूसरी बात है कि अगर कहीं किसी बात पर ये बात अटक जाती है कि संविधान में इसके बारे में क्लियर नहीं बताया गया कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, या यह चीज़ राज्यपाल के अंडर में आती है या नहीं आती है, उस वक्त अगर राज्यपाल अपने विवेक से कोई फैसला लेते हैं तो उसको अंतिम फैसला माना जाएगा और उस पर कहीं प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि ऐसा संविधान में है या नहीं है, ऐसा इन्हें करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें क्लियर नहीं है और वो अपने विवेक से कोई निर्णय लेते हैं तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा और वो निर्णय अंतिम निर्णय होगा राज्यपाल का। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं होगी। इसके साथ जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है या मुख्यमंत्री सलाह देते हैं राज्यपाल को, उसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं हो सकती। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि मंत्रिपरिषद ने सलाह दी तो उसको किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सके, ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है कि गोपनीयता बनाए रखा जाता है, क्योंकि एक बड़ा उच्च पद है तो गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। अनुच्छेद 164, अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद 164 क्या कहता है, यानी कि आर्टिकल 164 क्या कहता है। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श करेगा। ये आप एज इट इज़ कंपेयर कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उनकी परामर्श पे बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो भी दल जीत के आता है विधानसभा में। उसके बाद मुख्यमंत्री जिसको कहते हैं उसको वो मंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं, वो केवल उसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त करेंगे जिसकी परामर्श करेंगे, जिसकी सलाह देंगे मुख्यमंत्री। जैसे अगर आप मान सकते हैं, आप अपने स्टेट का देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जहाँ पे भी जो भी आपके चीफ मिनिस्टर हैं वही रिकमेंड करते हैं, उसके बाद ही सारे मंत्रियों को उनके पद दिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में अन्य कार्यों के अलावा जनजाति कल्याण के लिए एक अलग मंत्री होगा। ये स्पेशल प्रावधान किया गया है कि छत्तीसगढ़, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं हमारे बीच में मिड भारत के जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, और आदिवासी पाए जाते हैं। तो इनके लिए कहा गया है कि एक अलग से मंत्री होगा जो जनजातियों के लिए होगा और जनजाति कल्याण के लिए अलग से मंत्री नियुक्त किया जाएगा। राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसमें पहले बिहार को भी शामिल किया गया था। पहले बिहार भी इसी का पार्ट था, लेकिन बाद में 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में बिहार को इससे बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि बिहार में अब बहुत कम जनजातीय समूह पाए जाते हैं, तो बिहार को अब उनके लिए ऐसा करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अभी भी आपसे ये पूछा जाएगा कि किस राज्य में अलग से मंत्री नियुक्त किया जाता है, वो कौन से राज्य हैं, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो एग्जैक्ट याद करना है, छत्तीसगढ़, ठीक है, CGMU, इस तरीके से आप कोई सिनोम बना के याद कर सकते हैं। इन 4 स्टेट में अभी भी लागू है, एक अलग से मंत्री होंगे। नेक्स्ट है, राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, जैसा कि हमने केंद्र में भी पढ़ा था। जो विधानसभा होता है, विधानमंडल में हमारे पास होते हैं विधानसभा, विधान परिषद। जिस प्रकार संसद में लोकसभा, राज्यसभा थी, इसी प्रकार विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, और हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो विधानसभा में मंत्रियों की संख्या 15% यानी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री को लेकर एक उदाहरण देते हैं कि अगर विधानसभा में, आपके राज्य के विधानसभा में स्ट्रेंथ है 100,
टोटल 100 लोगों की सदस्यता है, तो उसमें 15 सीटें होंगी किसके लिए, मंत्रियों के लिए, जिसमें 14 मंत्री होंगे और 1 मुख्यमंत्री होंगे। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ये प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एक और चीज़ ऐड की गई है, ये कहा गया है किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम, वहाँ पे न्यूनतम संख्या नहीं बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम संख्या बताई गई है कि न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। मतलब मुख्यमंत्री को मिलाकर जितने भी मंत्री हैं उनकी संख्या 12, ये चीज़ है। अधिकतम परसेंटेज में दिया हुआ है 15%, लेकिन न्यूनतम नंबर्स में दिया हुआ है कि 12 मंत्री से कम नहीं होना चाहिए। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया है, 91 यानी कि 91 संविधान संशोधन 2003 में। तो ये जितना भी ग्रीन हाईलाइटेड किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन से राज्यों से बिहार को कब मुक्त किया गया, 2006 में किया गया 94 संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि न्यूनतम संख्या, तो 91 2003 में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 164 में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया गया हो तो वो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। मतलब दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ जो केंद्र में भी काम करता है, उसके आधार पर किसी भी मंत्री को या किसी भी व्यक्ति को अयोग्य ठहरा दिया गया कि आप विधानमंडल के सदस्य नहीं बन सकते, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद भी नहीं दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा अपने आप ही। और ये भी जोड़ा गया था 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। ठीक है, जितना ग्रीन हाईलाइटेड है ये फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना है। संविधान संशोधन का नाम और वर्ष दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करते हैं। चाहे आप मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे मंत्री परिषद की बात करें, जब वो अपना पद धारण करते हैं तो वो राज्यपाल के प्रसाद करते हैं कि मतलब राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं। ऐसे समय में भी हटा सकते हैं जब विधानसभा विघटित ना की गई हो। ठीक है, तो इसलिए वो राज्यपाल के प्रसाद होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि राज्यपाल किसी को कभी भी हटा देंगे या हटा सकते हैं। राज्यपाल उसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं या उसी व्यक्ति को हटाते हैं जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वो व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करते हैं। कोई मंत्री जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से सदन का सदस्य बनना होगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सदस्यता मंत्री बनने के लिए क्या है कि आपको विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। चाहिए तो आप विधान परिषद का हो, चाहे तो आप विधानसभा को हो। चूँकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती, केवल 7 राज्यों में है, तो ज़्यादातर जो मंत्री बनते हैं वो विधानसभा से ही बनते हैं। तो विधानसभा में बनने के लिए आपको उसका मेंबर होना चाहिए। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया जो विधानसभा या विधान परिषद मतलब विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो वो अधिकतम 6 महीने के लिए बन सकता है मंत्री। 6 महीने में उसे सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी और अगर नहीं करता तो वो मंत्री पद पर नहीं रह सकता। तो इससे कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिना सदस्य बने कितने टाइम तक आप बन सकते हैं, तो 6 महीने के लिए बन सकते हैं। ठीक है, किसका सदस्य होना चाहिए, विधानसभा या विधान परिषद, किसी का भी हो, दोनों का हो तो चलेगा, पर किसी ना किसी का सदस्य होना चाहिए। और अगर नहीं ग्रहण करता तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, मतलब उसका मंत्री पद ही रद्द कर दिया जाएगा, मंत्री पद रिक्त हो जाएगा। मंत्रियों द्वारा शपथ एवं उनका वेतन। अब ये देखते हैं कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है और उनका वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं कि आप जितने भी विषय हैं वो आप अपने पद पर, मंत्री पद पर रहते हुए गोपनीय रखेंगे, किसी के संपर्क में नहीं लाएंगे। इस तरीके की शपथ दिलवाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो मुख्यमंत्री को भी शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपाल दिलवाएंगे। ठीक है, संबंधित राज्य के जो राज्यपाल हैं वही शपथ दिलवाएंगे। साथ में पूरी मंत्री परिषद जो होगी, पूरे जो मंत्री होंगे उनको भी राज्यपाल ही शपथ दिलवाएंगे। और हमने केंद्र में देखा था, केंद्र में क्या होता था कि राष्ट्रपति शपथ दिलवाते थे प्रधानमंत्री को और पूरी मंत्री परिषद को। ठीक है, और शपथ का एक ये महत्व है कि जब तक आप शपथ ग्रहण नहीं करते तब तक ना तो आप कार्यभार संभाल सकते हैं, ना तो अपने कार्यालय में कोई कार्य कर सकते हैं, और ना ही कोई वोटिंग वगैरह में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो शपथ लेने के बाद ही आप सदन में जा सकते हैं और कोई कार्यभार संभाल सकते हैं।
मंत्रियों के वेतन व भत्ते राज्य विधानमंडल समय समय पर निर्धारित करती है। इनका वेतन कौन निर्धारित करता है? राज्य विधानमंडल। विधानमंडल में कौन होता है? विधानसभा और विधान परिषद, दोनों के ही सदस्यों के लिए विधानमंडल वेतन और भत्ते निर्धारित करती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके राज्य की जो विधानमंडल है वो स्वयं के वेतन और भत्ते स्वयं ही निर्धारित करती है, और सभी राज्यों के लिए ये अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम हो। उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और हो सकता है, बिहार के लिए कुछ और, गुजरात के लिए कुछ और। वो वहाँ की विधानमंडल जो निर्धारित करेगी उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। एक मंत्री एक राज्य विधानमंडल के सदस्य को दिए जाने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। मतलब एक विधानमंडल का सदस्य होने के नाते आपको जो वेतन भत्ते मिलेंगे वही एक मंत्री पद पर होने के नाते आपको वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। इसमें दिया क्या क्या जाता है? इसमें अतिरिक्त व्यय विषयक भत्ता दिया जाता है। ठीक है, जो ये व्यय विषयक भत्ता होता है ये मंथली बेसिस पे दिया जाता है, हर महीने दिया जाता है, और ये पद के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे मुख्यमंत्री को अलग मिलेगा, कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें ज़्यादा मिलेगा, फिर उससे नीचे राज्य मंत्री उप मंत्री होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पद के अकॉर्डिंग ये व्यय विषयक भत्ता अलग अलग होता है। इसके साथ ही मुफ्त आवास दिया जाता है। जब तक आप अपने पद पर हैं तब तक आपको आवास दिया जाएगा सरकार की तरफ से। यात्रा, आप कहीं पे भी जाएंगे उसके लिए यात्रा भत्ता दिया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाएं आदि चीज़ें ये सारी आपको दी जाती हैं एज अ मिनिस्टर के पद पे होने के नाते और संसद विधानमंडल सदस्य होने के नाते। अब आगे देखते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या होते हैं। आपको पद में शपथ ग्रहण करवा दी, आपको सारी सुविधाएं दे दी, इसके बाद अब आपके उत्तरदायित्व क्या हैं वो देखते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व भारत में, या फिर आप कहें कि हमारे यहाँ जो लोकसभा में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत को अपनाया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, और प्रश्न में पूछा भी जाता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत कहाँ से लिया, सामूहिक उत्तरदायित्व कौन सा सिद्धांत है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है मंत्री परिषद, और ये जो आता भी है ये हमने ब्रिटिश कैबिनेट से लिया है, यानी ब्रिटिश की संसद से हमने लिया है। मंत्री परिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। मतलब कोई भी कुछ भी करता है तो उसकी पूरे मंत्रियों की किसके प्रति जिम्मेदारी होती है? विधानसभा के प्रति। केंद्र में हमने देखा था कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न ऐसे आता है कि जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के, विधान परिषद के, मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के। तो आपको याद रखना है विधानसभा के, क्योंकि विधानसभा निचला सदन होता है, विधानसभा ही विघटित किया जा सकता है और विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और ये कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। मतलब अगर एक, इसका अर्थ क्या होता है, जब विधानसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। कि मान लो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो पास हो गया तो पूरी ही मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक मंत्री देगा और बाकी नहीं देंगे। यही है सामूहिक उत्तरदायित्व, कि सबको ही एक साथ ही छोड़ना पड़ेगा अपना पद, या सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं एज अ टीम, पूरा टीम की तरह काम करेंगे। जैसे कि आप क्रिकेट में देख सकते हैं कि अगर एक आउट हुआ तो पूरी ये कहा जाएगा कि हाँ भाई पूरी इंडियन टीम आउट हो गई है, ये नहीं कहा जाएगा कि एक व्यक्ति, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे आगे क्रिकेट में नहीं जाएंगे तो पूरी टीम नहीं जाएगी। तो यही होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत हमारे विधानमंडल में और विधानसभा में। इसके अलावा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का भी सिद्धांत है। इसमें यह है कि जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद अपने पद को धारण करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कभी कोई मतभेद हो गया, ठीक है, तो राज्यपाल किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप पे वो डायरेक्ट नहीं हटाते। अगर मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं कि इनको हटा दिया जाए या इन्होंने असंवैधानिक कार्य किया है या कोई मतभेद की स्थिति है, तो ऐसे केस में व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को या एक मंत्री को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, उस समय विघटित नहीं होगी विधानसभा तो भी हटाया जा सकता है पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहता है व्यक्तिगत सिद्धांत यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है, मंत्री परिषद की संरचना, जिस प्रकार केंद्र में मंत्री परिषद की संरचना है उसी प्रकार सिमिलरली राज्य में भी मंत्री परिषद की संरचना उसी प्रकार है। यहाँ पे भी हमारे पास 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनके पास राज्य सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय या विभाग होते हैं। जैसे
गृह मंत्रालय, शिक्षा, वित्त और कृषि। यहाँ पे आप मंत्रालय चेंज देख सकते हैं, जैसे कि केंद्र होता है तो केंद्र में गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय होते हैं, जबकि राज्य में शिक्षा, कृषि, गृह और वित्त, ठीक है, इस प्रकार के मंत्रालय होते हैं जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इनको पर्टिकुलर एक एक मंत्रालय दे दिया जाता है और किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा ये भी मुख्यमंत्री निर्धारित करते हैं और राज्यपाल को कहते हैं, सिफारिश करते हैं तो उनको वो मंत्रालय दिया जाता है, उसका आवंटन किया जाता है। ये लोग होते हैं जो मुख्यमंत्री से समय समय पर मीटिंग करते हैं, आपस में समय समय पर मीटिंग करते हैं, ठीक है, और यही सारी जो नीतियाँ तैयार करने का काम करते हैं ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं और यही सारी फैसले लेते हैं और नीतियाँ बनाते हैं। और इनके कैबिनेट मंत्री के जो निर्णय हैं ये पूरी मंत्री परिषद को, मतलब सारे मंत्रियों को मानना पड़ेगा। अगर कोई मंत्री नहीं मानता है तो उसे, या मतभेद है तो उसे त्यागपत्र भी देना पड़ता है। इसके बाद अगली श्रेणी में आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं? राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री के साथ या तो कार्य करने को दे दिया जाता है या तो उन्हें कोई एक अलग से विभाग दे दिया जाता है। दोनों चीज हो सकती है कि या तो पर्टिकुलर विभाग दे दिया जाए कोई, या फिर कैबिनेट मंत्री के साथ ही आपको काम करना होगा सहयोगी के रूप में, और उसमें भी किसी पर्टिकुलर मंत्रालय या विभाग में कोई एक कार्य का क्षेत्र दे दिया जाएगा राज्य मंत्री को, ठीक है। लेकिन ये कैबिनेट के ना तो सदस्य होते हैं और ना ही कैबिनेट की मीटिंग्स में पार्ट लेते हैं जब तक कि इन्हें बुलाया ना जा सके, इनके विभाग के किसी विशेष कार्य के लिए आमंत्रित ना किया जाए, तब तक ये किसी भी मीटिंग में नहीं जा सकते हैं राज्य मंत्री। इसके बाद अगली श्रेणी में आते हैं उपमंत्री। उपमंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक संसदीय कर्तव्यों में सहयोग के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। तो उपमंत्री किस लिए होते हैं? राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री के जितने भी कार्य हैं उसमें सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए, इसके साथ ही जो विधानमंडल है वहाँ सहयोग करने के लिए होते हैं उपमंत्री। तो इस प्रकार से ये अलग अलग मंत्री हो गए। उपमंत्री भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और ना ही किसी भी मीटिंग में ये भाग लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पावरफुल कौन हो गए? कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उपमंत्री। तो अगर आप शक्ति की दृष्टि से देखें तो ये मैंने तीर दिखाया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पावरफुल ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। और अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैबिनेट मंत्री कुछ होंगे, 5, 6, 10 मंत्रालय होंगे तो उसके अकॉर्डिंग उतने ही मंत्री होंगे। राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री के पास 3-4 राज्य मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, और राज्य मंत्री के पास कई उपमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि उपमंत्री इसलिए नियुक्त किया जाता है कि जो क्षेत्रीय कार्यवाही करने के लिए उपमंत्री की आवश्यकता होती है, तो उपमंत्री की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। संख्या की दृष्टि से ये एरो दिखाया गया है और पावर की दृष्टि से ये एरो दिखाया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये संरचना क्लियर हो गई होगी। और ये पूरा जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, इस पूरे सिस्टम को मिलाकर हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद, ये सारे मंत्रियों को मिला दिया जाए तब कहा जाता है मंत्री परिषद। कैबिनेट, अब देखते हैं कि कैबिनेट क्या होती है। मंत्री परिषद का एक छोटा सा मुख्य भाग कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहलाता है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री को मिलाकर मंत्री परिषद मिलती है। तो मंत्री परिषद का ही एक भाग है, एक पार्ट है जिसे हम कैबिनेट कहते हैं या मंत्रिमंडल भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मंत्री परिषद, जो परिषद है वो एक बड़ा ग्रुप है और मंडल एक छोटा है, ठीक है। मंडल परिषद का ही एक पार्ट है, सबसेट है, इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपने पिछला केंद्र वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने दोनों का कंपैरिजन करके भी दिखाया है एक टेबल की फॉर्म में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर आप देख लें, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है, ठीक है। मतलब राज्य सरकार में जो भी कार्य किया जाएगा ये कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के साथ मिलकर सलाह करते हैं, परामर्श कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही सारे कार्य करते हैं। और इनकी क्या क्या भूमिका होती है? ये राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक हैं, ठीक है। जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक जितनी भी नीति बनाई जाएंगी वो इनके द्वारा ही बनाई जाती हैं और वही नीति फिर पूरी मंत्रिपरिषद को माननी पड़ती है। ये राज्यपाल की सलाहकार
होती हैं, मतलब राज्यपाल को सलाह देने का जो काम है वो यही जो है कैबिनेट के मंत्री हैं मुख्यमंत्री के द्वारा देते हैं। ये मुख्य प्रबंधक होती है और इस तरह आपात स्थितियों को संभालती है। कोई भी आपात की जो स्थिति है उस वक्त क्या निर्णय लेने हैं, जल्दी जल्दी क्या कार्य करने हैं, ये कैबिनेट मंत्री ही होते हैं जो फैसले लेते हैं, मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं और पूरी आपात की स्थिति को संभालते हैं। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कोविड-19 एक आपात की स्थिति जैसी ही थी। तो ये आपके राज्य में जो भी आपके मुख्यमंत्री हैं उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं वही उनको सलाह देते हैं और वही उसी के परामर्श के हिसाब से वो कार्य करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और आपात स्थिति को भी संभालते हैं। ये उच्च नियुक्तियां करते हैं जैसे संवैधानिक प्राधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों की, जो बड़े बड़े पोस्ट पे नियुक्ति की जाती हैं वो भी क्या होता है, इनकी परामर्श पे किया जाता है। ये परामर्श देते हैं राज्यपाल को, फिर राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप कैबिनेट को समझ सकते हैं कि जो सबसे पावरफुल है, मुख्य जो केंद्र है। अगर आपने एटम स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, साइंस पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा जो एटम होता है उसके बीच में होता है न्यूक्लियस और चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो उसकी सबसे पावर होती है वो बीच में न्यूक्लियस में आती है। तो इसी प्रकार से कैबिनेट मंत्री न्यूक्लियस समझ सकते हैं आप, एटम का न्यूक्लियस होता है, सबसे पावरफुल होता है। ये पूरा क्या होता है, जो सेल्स होते हैं इसके अराउंड में, ये उनकी पूरी मंत्री परिषद होती है। तो ये कैबिनेट मंत्री ही सारे कार्य करते हैं, सारे नीति निर्धारण करते हैं। इसके बाद आता है कैबिनेट समितियां क्या होती हैं। कैबिनेट जो मंत्री हैं वो अकेले सारा काम नहीं करते, इनकी मदद के लिए कुछ समितियां बनाई जाती हैं। कैबिनेट विभिन्न प्रकार की समितियों के जरिए कार्य करती है जिन्हें कैबिनेट समितियां कहा जाता है। जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके लिए समितियां मतलब कुछ लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है, वो समितियाँ बनाई जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। वे दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और अल्पकालिक। इसका मतलब कुछ ऐसी समितियाँ होती हैं जो परमानेंट होती हैं, स्थायी होती हैं और उनके काम निर्धारित होते हैं, जबकि कुछ अल्पकालिक होते हैं कि कोई आवश्यकता हुई उसके लिए वो गठित की जाती हैं, उसके बाद उसे हटा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, यानी अस्थायी होती हैं, ठीक है। जैसे संसदीय समितियां भी आपने पढ़ा होगा कि अस्थायी और तदर्थ समितियां, उसी प्रकार से ये अल्पकालिक समितियां होती हैं कैबिनेट के लिए। परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार मुख्यमंत्री गठित करता है, मतलब जैसी परिस्थिति है, कोई कार्य है, उसके अनुसार ये अल्पकालिक समितियां मुख्यमंत्री गठित करता है। इनकी संख्या क्या होगी, संरचना क्या होगी, ये भी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग राज्य के हिसाब से या अलग अलग आवश्यकता के हिसाब से। ये केवल मुद्दों का समाधान ही नहीं करती वरन कैबिनेट के सामने सुझाव भी रखती है और निर्णय भी लेती है। तो इसका काम केवल ये नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशन निकाले, साथ साथ ये सुझाव भी देती है कैबिनेट को और कुछ निर्णय भी लेती है। पर ऐसा नहीं है कि उसके निर्णय को कैबिनेट पूरा ही माने, कैबिनेट अनेक फैसलों की समीक्षा करा सकती है। कैबिनेट इनके फैसलों को मान सकती है या फिर उसकी जाँच करा सकती है। तो ये होती है कैबिनेट समितियाँ। यहाँ पे हमारा राज्य मंत्रिपरिषद का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।